जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोधपुर जिला समान परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य। जी हाँ, आज 10 दिसंबर को जोधपुर जिला समान परीक्षा योजना के अंतर्गत कक्षा 12 का जो पेपर था वो हिंदी साहित्य का था। तो इस पेपर को लेकर मैं इसलिए उपस्थित हुआ हूँ ताकि जिन विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया है उनको इसका हल ज्ञात हो सके। जिन शिक्षक साथियों को किसी प्रश्न में डाउट है तो उनको भी क्लियर हो सके, और किसी अन्य ज़िले में यदि पेपर होना है तो उन विद्यार्थियों को भी पेपर के पैटर्न के बारे में पता लग सके। तो साथियों, मैं हूँ प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और आप देख रहे हैं SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो को यदि आप देखें और आपको उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करें, विद्यार्थियों को शेयर भी करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो साथियों, पहला प्रश्न था अपठित गद्यांश का, और अपठित गद्यांश में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या थी 5 और प्रत्येक प्रश्न था 1 अंक का। और इसमें परोपकार के बारे में, परहित के बारे में, धर्म के अर्थ के बारे में, इस प्रकार से ये पूरा जो अंतरा है इसको आप पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको देख सकते हैं। और इसमें प्रश्न इस प्रकार थे, मैं आपको सीधे उत्तर बताऊंगा। छोटे प्रश्न हैं, उन सब के उत्तर बताऊंगा। धर्म से क्या तात्पर्य है? तो धर्म से तात्पर्य है पुण्य कर्म है वो भी धर्म है, सदाचार भी धर्म है, सत्कर्म भी धर्म है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपिंडम, ये बात कहाँ कही गई है? तो ये उक्ति है वो गीता की है। कहाँ की है? गीता की। प्रश्न नंबर इसका तीसरा था, परहित के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो सहानुभूति रखना आता है, कुमार्ग से हटाना भी परहित है, संघर्ष से बचाना भी है, लेकिन स्वार्थ सिद्धि करना परहित के अर्थ में नहीं आता। तो इसका सही आंसर होगा ब। इसके बाद जो इसका प्रश्न नंबर 4 था, मनुष्य का परम कर्तव्य नहीं है तो सेवा करना भी है, मन कर्म और वचन से उपकार करना भी है, दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी है, लेकिन ये नहीं है। तो इसका सही आंसर है वो है स। मनुष्य का परम कर्तव्य दूसरों को पीड़ा या दुख पहुंचाना नहीं है। तो इस प्रकार ये 4 प्रश्न यहाँ पे क्लियर होते हैं। इसका 5वां प्रश्न था, परोपकार में समास है, पर के लिए उपकार, दूसरों की भलाई। तो यहाँ पे है तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर है वो है अ। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न था इसका वो था कि अपठित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे है काव्यांश, पहला था गद्यांश, यहाँ आप काव्यांश कह सकते हैं, पद्यांश कह सकते हैं। तो ये भी 5 प्रश्न और 5 नंबर के। तो यहाँ पे इस प्रकार ये काव्यांश था कि शिशु की गोद से सीन तारे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह रहते प्राण। यानी सिंहनी है वो कभी भी अपने पुत्र को अपनी गोदी से शिकार को छीनने नहीं देती, अपने शावक को, जबकि मेष माता यानी भेड़ है वही एकमात्र ऐसी लाचार होती है कि उसके शिशु को लोग छीन लेते हैं और वह केवल और केवल आंसू बहाती है। तो यहाँ पे 5 प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार। एक, मेष माता ही रहती है निर्निमेष। मेष माता का अर्थ क्या है यहाँ पे? भेड़। योग्य जन जीता है, कहाँ की उक्ति है? तो पश्चिम। वैसे इसमें लिखा है पश्चिम की उक्ति नहीं है, लेकिन इसमें काव्यांश के अनुसार देखें तो पश्चिम। प्रश्न नंबर 3, सूर समर सूर क्रूर नहीं। तो पंक्ति में समर सूर किसे कहा गया है? तो ये वीर पुरुष को कहा गया है। सिंह की गोद से छीनता रे शिशु कौन। पंक्ति में सिंह किसका प्रतीक है? तो सिंह वीरता का प्रतीक है। जागो फिर एक बार पंक्ति में कवि किसको जगा रहा है? तो वीर पुरुष को जगा रहा है। इसके बाद रिक्त स्थानों से संबंधित प्रश्न, और वो भी काव्य शास्त्र से। वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ आसानी से समझ में आ जाए तो वहाँ पे काव्य गुण होता है प्रसाद। ओके। प्रश्न नंबर 2, काव्य के रसास्वादन में बाधा पहुंचाने वाले तत्व है उनको कहते हैं काव्य दोष। काव्य दोष। काव्य गुण हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, प्रसाद, ओज और माधुर्य। जहाँ काव्यगत चमत्कार शब्द पर नहीं निर्भर होकर
अर्थ पर होता है तो वहाँ पे अलंकार होता है अर्थालंकार। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 था, गीति का छंद के प्रत्येक चरण में 14 और 12 के योग से मात्राएं होती है 26। छंद में गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह है वो है लाघव अवग्रह, यानी जिसे आप एस कहते हो। अलंकार मुख्य रूप से है वो 2 ही प्रकार के होते हैं, विस्तृत रूप में देखें तो 3 भी होते हैं। और जहाँ चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों में स्थित रहता है वहाँ माना जाता है उभयालंकार। उभया अलंकार यानी शब्द और अर्थ दोनों में। इसके बाद आगे चलें तो जनसंचार का सबसे नवीन माध्यम है वो है इंटरनेट। समाचार के 6 ककार है वो आपको लिखने हैं, तो कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस प्रकार आप 6 ककार लिख सकते हैं। इसके बाद है समाचार पत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो इसमें जो स्थायित्व का गुण होता है, स्थायी होता है, ये सबसे बड़ा है। कविता जीने की कला सिखाती है, मतलब कविता से अपनी जो भावात्मक अनुभूति होती है उसको अपन प्रकट कर सकते हैं। कहानी के मुख्य तत्व है उनमें बात करें तो कथानक है, पात्र है, चरित्र चित्रण है, देश काल और वातावरण है। सफल नाटक की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, तो भाषा जीवंत हो, मर्म को स्पर्श करने वाली हो। कौन सा ढिला उठाने पर संतान वैदिक पंडित होता है, तो यज्ञ वेदिकी। भरत राम प्रेम कविता कहाँ से ली गई है, तो ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से है। भैरव ने सूरदास की झोंपड़ी में आग क्यों लगाई, क्योंकि उसकी पत्नी सुभागी है वो सूरदास की झोंपड़ी में छिपती है और वह उनका गलत अर्थ में संदर्भ लेता है, इसलिए वह जलाता है। देवकुंड के बस स्टॉप पर रूप सिंह के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने गांव पहुंचने की थी। महीप कौन था, तो महीप रूप सिंह और छेला का पुत्र था और वह अपनी मां की मृत्यु का जिम्मेदार भी रूप सिंह को ही मानता था। सूरदास को झोंपड़ी जलने का दुख क्यों नहीं था, क्योंकि उसका लगाव पैसों के साथ में जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे झोंपड़ी जलने का दुख नहीं था और वह सृजनात्मकता में यानी पुनर्निर्माण में भी विश्वास रखता है। इस प्रकार पेपर का खंड आपका पूरा होता है। उल्टा पिरामिड शैली है, इसमें सबसे पहले इंट्रो यानी मुख्य खबर आती है और उसके बाद उसकी बॉडी होती है, उसके बाद समापन होता है। विशेष लेखन की भाषा शैली तकनीकी शब्दावली से युक्त हो और जिस क्षेत्र के बारे में लिखा जा रहा है लेखन उसकी संपूर्ण जानकारी हो। फीचर है वो सूचनात्मक मनोरंजक होना चाहिए। कविता में लय और ताल है वो कविता को गति देती है, कविता में एक रूपता होती है। घड़ी के पुर्जे कहानी का उद्देश्य धर्म के रहस्य को समझाना है। मूर्ति गायब होने पर लोग लेखक को दोष क्यों देते हैं, क्योंकि अक्सर लेखक के बारे में ये बात लोगों को पता थी कि वो मूर्तियां चुराते हैं। बड़ी बहुरिया अपने माय के संदेश क्यों भेजना चाहती थी, क्योंकि वह अब यहाँ नहीं रहना चाहती थी। लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी, वो रोजगार की तलाश में जा रही थी। बूंद और सागर और बूंद में से कवि का क्या आशय है, तो सागर का मतलब है संसार, बूंद का मतलब व्यक्ति, सागर का मतलब समष्टि, बूंद का मतलब व्यष्टि। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से भिन्न क्यों था, क्योंकि वहाँ पर किसी को बुलाया गया नहीं था। इसको भी पंक्ति दे दो। कविता का मूल भाव है व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के अंदर शामिल कर लेना। तोड़ो कविता का आशय है मन में व्याप्त ऊब है, खीज है, निराशा है, इसको निकाल कर मन को नवीन सर्जन के लिए तैयार कर लेना। चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा ठंडा कैसे होता, इसके आधार पर सूरदास दृढ़ निश्चयी है और पुनर्निर्माण में विश्वास रखता है। अब इसके बाद जो बड़े प्रश्न है, आरोहण कहानी से लेखक ने क्या संदेश दिया है, मतलब प्रवृत्तीय जो लोग हैं वो किस प्रकार जीवन यापन करते हैं अपना। और इसके बाद बड़े प्रश्न है, इनका मैं आपको बता दूं। सरोज स्मृति कविता का केंद्रीय भाव है निराला का अपनी पुत्री और परिवार से जो लगाव था और उसका वियोग के कारण जो दुख उठाना पड़ा है उसका चित्रण। एकम कविता का सारांश क्या है, तो ये जो एकम कविता है विष्णु खरे की। 4 हाथ लघु कहानी है जो वो शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है, कैसे, तो असगर वजात की कहानी है। इसमें
मजदूरों के शोषण की जो मजदूरों का जो शोषण होता है कई तरीक़ों से, उसका चित्रण किया गया है। भीष्म साहनी का आपको परिचय लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि इनका जन्म 1915 में रावलपिंडी में हुआ था, 2003 में निधन हुआ था। और आप लिख सकते हैं कि भाग्य रेखा है, निशाचर है, पाली है, भटकती राख है, इनके कहानी संग्रह है, तमस है, या बसंती है, या मायादास की माड़ी है, कुंतो है, नीलिमा नीलोफर है, ये इनके उपन्यास है। तो हानुस है, माधवी है, या फिर कबीरा खड़ा बाजार में, ये इनके भी नाटक है। तो इस प्रकार आप इनका परिचय भी लिख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ें तो सूरदास प्रतिशोध की भावना बिल्कुल नहीं रखता। पुनर्निर्माण का दूसरा नाम सूरदास है। सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं, आरोहण कहानी के आधार पर पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन का वर्णन करना है। इसके बाद जो खंड आपका दय था, ये था समधिया पाठ है जो फणीश्वर रेणु का उसी में से लिया हुआ था, आपको लिखना था। इसके बाद ब्रजमोहन व्यास का जो कच्चा चिट्ठा पाठ है उसमें से ये पद लिया गया था। जो काव्यांश सप्रसिंह व्याख्या है, ये जो केदारनाथ सिंह की बनारस कविता है उसमें से लिया गया था। और तुलसीदास की कविता रामचरितमानस में भरत राम प्रेम के अंतर्गत दूसरा पद लिया था। दोनों में से कोई एक करना था। और उसके बाद आपको लिखना था अंतिम प्रश्न है वो निबंध, और निबंध में आपको लिखना था 400 शब्दों में निबंध। और 400 शब्दों में निबंध आप मोबाइल क्रांति बदलता जीवन लिख सकते हैं, या सबसे अच्छा आप लिख सकते हैं पर्यावरण संरक्षण समय की मांग, आरक्षण कब और क्यों, यह भी लिख सकते हैं। राजस्थान की संस्कृति के बारे में भी लिख सकते हैं। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि इस पेपर का एक सटीक हल आपके सामने पहुंच गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करें और साथियों को शेयर करें। अपना प्यारा सा एक कमेंट देकर पुनर्बलन जरूर प्रदान करें। धन्यवाद।